स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल AKG स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों हमने आपको पिछले वीडियो में कुछ प्रश्नों को हल करके दिखाया था, वैसे ही दोस्तों आज फिर हम आपके लिए लाए हैं कुछ प्रश्न जो आपके पिछले वर्ष एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए देखते हैं आज वो कौन से प्रश्न हैं जिनको हम हल करेंगे। ये रहा आपका पहला प्रश्न। सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो। तो दोस्तों पहले हम प्रश्न को समझते हैं कि प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। प्रश्न हमारा कह रहा है कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है, अर्थात कि ऐसे बच्चे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित हैं उनके लिए कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए ताकि वो आराम से उस माहौल में अपनी पढ़ाई कर सकें और रह सकें। तो दोस्तों देखते हैं हमारे ऑप्शन कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है हमारा, उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। तो दोस्तों अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित होते हैं बच्चे, जरूरी नहीं उनका व्यवहार खराब हो, उनका व्यवहार पहले से ही अच्छा हो सकता है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन काफ़ी हद तक सटीक नहीं बैठता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। दोस्तों अगर हम अपने दूसरे ऑप्शन की बात करें तो यदि हम बच्चों को ऐसा माहौल प्रदान करें जिससे वे अपने भाषा के ज्ञान के आधार पर पढ़ सकें और कुछ सीख सकें तो उनका आत्मविश्वास काफ़ी हद तक बढ़ेगा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन काफ़ी हद तक सही है। अब हम देखते हैं कि हमारा तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है। हमारा तीसरा ऑप्शन है, उनकी भाषा के उपयोग को प्रोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा की भाषा सीख सकें। यदि हम तीसरे ऑप्शन के अनुसार बात करें तो हम उन्हें ऐसा माहौल प्रदान करें जिससे भाषा के प्रयोग से हतोत्साहित हों। यदि अगर हमको ऐसा माहौल प्रदान करेंगे तो उनका आत्मविश्वास और मनोबल काफ़ी हद तक टूट जाएगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है। यदि हम कक्षा में बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत कर देंगे तो जो कमज़ोर क्षमता वाले बच्चे हैं उनका मनोबल काफ़ी हद तक टूट जाएगा। वे अपने आप को हमेशा कमज़ोर ही समझेंगे और अच्छे से ना ही कुछ पढ़ सकेंगे ना ही कुछ सीख सकेंगे। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी सही नहीं है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वही हमारे प्रश्न के अनुसार सटीक बैठता है, सही बैठता है। इसीलिए हमारे इस प्रश्न का। तो हमारा अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता से हमारा तात्पर्य यह है कि ऐसे बच्चे जो कक्षा में बड़ी लगन के साथ और मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को तर्क और वितर्क के साथ समझना चाहते हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि हमारे प्रश्न के अनुसार हमारा कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। तो हमारा पहला ऑप्शन है, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल आते हैं। वर्दी से हमारा तात्पर्य उनकी स्कूल ड्रेस से होता है। तो दोस्तों यदि कोई बच्चा अच्छी ड्रेस पहन के स्कूल आता है इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई में ही मन लगाता होगा। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन प्रश्न के अनुसार सटीक नहीं बैठता है। हमारा दूसरा ऑप्शन है, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। दोस्तों बच्चा कक्षा में अनुशासन बनाता है तो अच्छी बात है, लेकिन इस बात से भी हमारा ये स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है कि बच्चा पढ़ाई में अच्छा मन लगाता होगा या टॉपिक को समझने की कोशिश करता होगा। हमारा तीसरा ऑप्शन है, वे सभी उपस्थित में नियमित हैं। दोस्तों यदि कोई बच्चा या बच्चे डेली उपस्थिति हो रही है, नियमित विद्यालय आ रहे हैं, कक्षा अटेंड कर रहे हैं तो ये भी अच्छी बात है, लेकिन इससे भी ये स्पष्ट नहीं होता है कि बच्चा पढ़ाई में पूरी ही तरह से मन लगा रहा है। इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा सटीक नहीं बैठ रहा है। अब हम देखते हैं हमारा चौथा ऑप्शन क्या है। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो दोस्तों अगर हम चौथे ऑप्शन को अगर देखें तो इससे हमें ये समझ में आता है कि जब कोई बच्चा किसी भी टॉपिक को पूरी तरह से समझना चाहता है उसको, तो वो शिक्षक से उसके स्पष्टीकरण के करने के लिए कई प्रकार के प्रश्न पूछता है। जैसे हम कह सकते हैं कि तर्क वितर्क करता है।
जब विद्यार्थी शिक्षक से उसके द्वारा पढ़ाए गए विषय के ऊपर तर्क वितर्क करता है, इसका मतलब वो बच्चा उस टॉपिक को पूरी तरह से समझना चाहता है, अपनी सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान करना चाहता है। तो इस प्रकार हमारे इस प्रश्न का उत्तर चौथा ऑप्शन है, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। दोस्तों अगर हम प्रश्न को समझे तो यहाँ पे अनुशासन की बात की जा रही है कि शिक्षक कक्षा में जब अनुशासन बनाए रखता है तो उससे किस तरह कक्षा में अधिगम करने के लिए, यानी बच्चों को, अधिगम का मतलब होता है सीखना। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर शिक्षक कक्षा में अनुशासन बनाया हुआ है तो बच्चों को किस प्रकार शिक्षक द्वारा पढ़ाए गए टॉपिक को सीखने में मदद मिलती है, यही हमारा आंसर है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा आंसर दिए गए चारों विकल्पों में से किस से मैच कर रहा है। तो देखते हैं हमारा पहला ऑप्शन क्या है। हमारा पहला ऑप्शन है, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। विनियमित और मॉनिटर से हमारा मतलब है कि रेगुलरिटी, यानी नियमित बच्चे पढ़ते रहें और अपनी पढ़ाए गए टॉपिक को समझते रहें। तो ये हमारा ऑप्शन प्रश्न के अनुसार काफ़ी सटीक बैठता है। लेकिन देखते हैं कि हमारे बाकी 3 ऑप्शन क्या कह रहे हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है, चुप्पी साधे रहने के लिए। तो दोस्तों अगर हम अनुशासन का मतलब ये समझेंगे कि बच्चे चुप्पी साधे रहें, अगर बच्चे क्लास में चुप्पी साधे रहेंगे, शांत बैठे रहेंगे बिल्कुल, तो वो चीज़ को समझेंगे कैसे। इसलिए हमारा दूसरा ऑप्शन सटीक नहीं बैठता है। हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है, शिक्षकों को निर्देश देने में। दोस्तों अगर कक्षा में अनुशासन बना हुआ है तो शिक्षक को सभी प्रकार के निर्देश देने में सरलता रहती है, आसानी रहती है। लेकिन प्रश्न के अनुसार हमारा ये आंसर सटीक नहीं बैठ रहा है। तो दोस्तों देखते हैं हमारा चौथा ऑप्शन क्या है, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में। दोस्तों बच्चों के लिए किसी भी पाठ को रट्टा मारना या रट कर सिर्फ उसको याद करना जरूरी नहीं है, उस चीज़ को समझना भी जरूरी है। इसीलिए हमारा ये ऑप्शन भी सटीक नहीं बैठता। दोस्तों जो हमने पहला ऑप्शन पढ़ा था वो हमारे प्रश्न के अनुसार काफ़ी सटीक बैठ रहा था कि बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि हमने प्रश्न को जो समझा था तो उससे हमारा यही आंसर निकल रहा था कि जब अनुशासन कक्षा में बना होता है तो बच्चे अपनी पढ़ाई को कायदे से करते हैं, समझते हैं और उसे पूरा करते हैं। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का आंसर प्रश्न है, आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। दोस्तों यहाँ पर पहले हम प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न में आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर आनुवंशिकता क्या है, यहाँ पर आनुवंशिकता से हमारा तात्पर्य ये है कि बच्चे में उनके माता पिता के जीनों द्वारा कुछ ऐसे गुण आ जाते हैं जो गुण उनके माता पिता में भी पाए जाते हैं। बच्चे में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसके पिता से उसको मिलते हैं या उसके दादा से मिलते हैं या हो सकता है उसके परदादा में वो गुण पाए जाते हों। तो इस प्रकार लगातार पीढ़ियों में आने वाले गुणों को ही हम आनुवंशिकता कहते हैं। और हम दूसरा शब्द है यहाँ पर पर्यावरण। तो पर्यावरण की बात, पर्यावरण में आप सब जानते हैं कि हमारे आसपास का माहौल, रहन सहन और वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर प्रश्न का तात्पर्य यह है कि एक आनुवंशिकता और पर्यावरण की एक बच्चे के ऊपर क्या भूमिका होती है। तो यहाँ पर हमारा देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो हमारा पहला ऑप्शन है विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता और कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। दोस्तों यहाँ पर पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक बच्चे के अंदर विकास जो होता है वो उसकी आनुवंशिकता से कुछ करता है और कुछ उसका विकास पर्यावरण से प्रभावित होता है। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बच्चे के अंदर कुछ गुण उसके माता पिता से मिलते हैं आनुवंशिकता के कारण। तो यहाँ पे आनुवंशिकता की बात हो गई और पर्यावरण की, इसका मतलब ये हमारा जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही बात कह रहा है। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सत्य है। अब हम देखते हैं कि हमारे और ऑप्शन सत्य हैं या नहीं हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है
सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती। जैसा कि हमने आपको बताया कि बच्चे के अंदर उसके माता पिता से, उसके पूर्वजों से कुछ गुण मिलते हैं, लेकिन इस ऑप्शन में कह रहा है कि उसके बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित की जाती है, तो पूरी तरह से निर्धारित नहीं होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 गलत है। अब हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या है। हमारा ऑप्शन नंबर 3 है अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार के बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। दोस्तों, अगर किसी बच्चे में जन्म से कोई विकार है तो उसे दूर किया जा सकता है अगर उसकी अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार दिया जाए, लेकिन सभी प्रकार के जन्मजात विकारों को दूर नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे जन्मजात विकार होते हैं जिनको दूर नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 भी गलत है। अब हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 है पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि पर्यावरण हमारे शारीरिक विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। पर्यावरण से ही हमारा शारीरिक विकास अच्छे से होता है। जैसा पर्यावरण होता है उसी प्रकार से हमारा शारीरिक विकास भी होता है। इसलिए अगर हम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 के अनुसार कहें कि बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पर्यावरण, तो ये ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा, क्योंकि भाषा विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 4 गलत है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा कि हमारा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4 सही नहीं है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है वो हमारे प्रश्न के अनुसार बिल्कुल सटीक बैठता है और सही है, इसलिए हमारा इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 है। अगला क्वेश्चन है, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न से हमारा तात्पर्य ये है कि जब युवा बच्चे खेल खेलते हैं, कोई भी खेल खेलते हैं, तो उनमें कई प्रकार के विकास होते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि खेल खेलने से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के विकास होते हैं। तो हमारे प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए चारों ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो बच्चे में विकास करते हैं, एक ऑप्शन ऐसा है जो खेल के द्वारा विकास नहीं करता है। आइए हम देखते हैं कि हमारे ऑप्शन कौन से हैं। हमारा पहला ऑप्शन है वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जब भी हम किसी प्रकार का कोई खेल खेलते हैं तो उस प्रकार का हमारे शरीर में निपुणता आ जाती है, तो हमारा ये ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है। दूसरा है यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। दोस्तों, हम जानते हैं हमारे शरीर में इंद्रियां होती हैं, और जब किसी प्रकार का कोई खेल खेलते हैं तो हमारी सभी प्रकार की इंद्रियां उत्तेजित हो जाती हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन भी सही है। अब हम देखते हैं कि हमारा तीसरा ऑप्शन क्या है। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है। दोस्तों, अगर हमें बात करें कि समय बिताने का सुखद तरीका है तो ये कुछ हद तक ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर शरीर के विकास की, बच्चे के विकास की बात कर रहे हैं, इसलिए ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। अब हम देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर 4 क्या है। वे नए कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। दोस्तों, जब हम कोई खेल खेलते हैं तो उससे कई प्रकार के कौशल हासिल करते हैं और हम उससे सीखते हैं कि हमें लाइफ में, जीवन में जब भी किसी प्रकार की कोई समस्या है उस चीज़ का हम उन्हें उपयोग कर सकें। तो दोस्तों, ये भी हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी प्रश्न के अनुसार सही है, क्योंकि बच्चों में कहीं ना कहीं प्रकार का ये विकास करता है। दोस्तों, तो हमने देखा कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 था, यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है, ये सही नहीं है, तो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में कुछ और क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद।